आज के खर्चा पानी में हम बात करेंगे भारत के बढ़ते विदेशी कर्ज की। जानेंगे कि पिछले एक साल में भारत पर कर्ज का बोझ कितना बढ़ा है और अब देश पर कुल कर्ज बढ़ करके कितना हो गया है, घरेलू कर्ज कितना है। इसके अलावा समझेंगे कि विदेशों से कर्ज लेने की नौबत क्यों आती है, क्या विदेशी लोन बढ़ने से देश की इकोनॉमी पर कोई असर पड़ता है, और ये भी जानेंगे कि क्या इसका आपके और हमारे जैसे आम आदमी पर भी कोई असर पड़ेगा, क्या हमसे कोई लेना देना है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। तो खबर है कि भारत का बाहरी कर्ज बढ़ गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत पर विदेशी लोन बढ़ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि भारत का विदेशी कर्ज 663.8 अरब डॉलर रुपए में कन्वर्ट करके बताऊं तो करीबन 55,49,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले एक साल में यानी पिछले साल मार्च के आखिर से इस साल मार्च के अंत तक कुल विदेशी कर्जा करीबन 3,32,000 करोड़ रुपए बढ़ गया है। इतना ही नहीं, भारत का विदेशी कर्ज अब देश के विदेशी मुद्रा भंडार से भी ज्यादा हो गया है। आरबीआई की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 14 जून को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीबन 24,000 करोड़ रुपए घटकर 652.89 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, जो कि भारतीय रुपए में मोटामोटी 54,57,000 रुपए था। इस तरह से देखें तो देश का कुल विदेशी कर्ज हमारे कुल विदेशी मुद्रा भंडार के मुकाबले करीबन 91,000 करोड़ रुपए बढ़ चुका है। अगर वैल्यूएशन इफेक्ट, जिसे हिंदी में मूल्यांकन प्रभाव कहते हैं, उसे छोड़ दिया जाए तो विदेशी कर्जा 3,32,000 करोड़ रुपए के बजाय करीबन 4 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया होगा। वैल्यूएशन इफेक्ट में विदेशों में मौजूद एसेट की वैल्यू देखी जाती है। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों के पास मौजूद डोमेस्टिक एसेट की वैल्यू भी इसमें आंकी जाती है। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि रुपए, येन, यूरो और एसडीआर की डॉलर के मुकाबले कमजोरी के चलते वैल्यूएशन इफेक्ट 72,721 करोड़ रुपए रहा। हालांकि इस बढ़त के बावजूद देश के जीडीपी में विदेशी कर्ज की हिस्सेदारी घटकर 18.7% रह गई है, जबकि मार्च 2023 के आखिर तक यह आंकड़ा करीबन 19% था। इस अनुपात में सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के कर्जे शामिल हैं। आरबीआई के अनुसार मार्च 2024 के आखिर में 53.8% हिस्सेदारी के साथ अमेरिकी डॉलर भारत के विदेशी कर्ज का सबसे बड़ा कंपोनेंट बना हुआ है। इसके बाद भारतीय रुपया लगभग 31.5%, येन 5.8%, एसडीआर 5.4% और यूरो विदेशी कर्ज में लगभग 2.8% हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा विदेशी कर्ज में लोन 33.4% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा कंपोनेंट बना हुआ है। वहीं करेंसी और डिपॉजिट 23.3%, ट्रेड, क्रेडिट और एडवांस 17.9% और सिक्योरिटीज 17.3% रहे हैं। आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार सरकार का विदेशी कर्ज जीडीपी का 4.2% था, जबकि गैर सरकारी क्षेत्र का विदेशी कर्ज 14.5% था। अब जानते हैं कि किसी देश की सरकार पर किन वजहों से कर्ज बढ़ता है। दरअसल सरकार का कर्ज दो बातों पर निर्भर करता है। पहला ये कि सरकार की आमदनी कितनी है और दूसरा सरकार का खर्च कितना है। अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार को मजबूरन कर्ज लेना पड़ जाएगा। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है, इससे राजस्व का घाटा और बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का खर्च राजस्व से होने वाली कमाई से ज्यादा है। आमतौर पर राजस्व घाटा तब ज्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहां खर्च करती है जिसे रिटर्न नहीं आता है। सरकार 4 तरह के कर्ज लेती है। घरेलू कर्ज या देसी कर्ज, इसमें आरबीआई, दूसरे बैंक, बीमा कंपनियां और कंपनियों से जुटाया गया कर्जा शामिल है। दूसरा है बाहरी कर्ज यानी विदेशी कर्ज। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और दूसरे विदेशी बैंकों से लिया गया कर्ज। सरकार का कर्ज लेने का तीसरा तरीका है सार्वजनिक कर्ज यानी कि ट्रेजरी बिल, सरकारी गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग्स स्कीम वगैरह से जुटाया गया पैसा। और चौथा है अन्य जरियों से जुटाया गया कर्ज। उदाहरण के लिए 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रख करके कर्जा लिया था। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका पर सबसे ज्यादा कर्ज है। दूसरे नंबर पर चीन, फिर जापान, फ्रांस और इटली है। अब ये सवाल उठता है कि क्या विदेशी लोन बढ़ने से देश की इकोनॉमी पर कोई असर पड़ता है और क्या इसका आम आदमी से भी कोई लेना देना है। अर्थव्यवस्था के मुकाबले विदेशी कर्ज बढ़ता है तो देश की सॉवरेन रेटिंग पर असर पड़ता है। खासतौर से विकासशील देशों की इकोनॉमी पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। अगर विदेशी कर्ज चुकाने से चूक हो गई यानी डिफॉल्ट हो गया तो सॉवरेन रेटिंग के साथ साथ लोन मिलने का रास्ता भी बंद हो सकता है। इससे देश के विकास दर पर भी सुस्ती का असर दिख जाता है।
पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आज की तारीख में उसे कोई भी कर्जा देने को राजी नहीं है। वहीं आम आदमी पर असर की बात करें तो विदेशी कर्ज को चुकाने में अगर डिफॉल्ट किया गया तो विदेशी निवेशकों में भी गलत संदेश जाएगा और देश में निवेश घट सकता है। इसका असर उद्योगों और देश में चल रही दूसरी परियोजनाओं पर भी पड़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। इसके अलावा कर्ज डिफॉल्ट होने पर उसे चुकाना और महंगा हो जाएगा। नतीजतन सरकार आम आदमी के लिए चलाई जाने वाली वेलफेयर स्कीम्स में कटौती कर सकती है। पाकिस्तान आज बड़ी रकम सिर्फ ब्याज के मद में चुका रहा है। आपको बता दें कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सितंबर 2023 तक देश पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ रुपए था। इसी तरह अब अगर विदेशी कर्ज की बात करें तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्जा 31 लाख करोड़ रुपए था। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।